कलाओं की बदलती दुनिया। एक चित्र कहते हैं कि वो 1000 से लेकर 10,000 शब्दों के बराबर होता है। मतलब एक चित्र बहुत सारी चीजें बयान कर जाता है। जो ब्रिटिश रूल था उसके पहले जो हिंदुस्तानी कला थी वो थोड़ी अलग थी। तो चाहे ब्रिटिश लोग हों या वो भारतीय लोग हों, ब्रिटिश हों या इंडियंस हों, दोनों ही देशों के जो अमीर लोग थे, बड़े बड़े लोग थे ना, वो चाहते थे कि भाई किसी तरीके से पिक्चरों में अपने आप को वो देखें, अपनी छवि देखना चाहते थे, यानी जब चित्रकारी हो रही है उसमें वो दिखाई दे। तो पहले क्या होता था, हिंदुस्तानी जैसे हम पासपोर्ट साइज फोटो कहते हैं ना, उस तरीके की फोटो पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, भारतीय परंपरा थी। लेकिन औपनिवेशिक काल में ये जो है इसको कहा जा रहा है यहाँ पर आदम कद। आदम कद का मतलब क्या हुआ कि यूं चित्र होगा पूरा और इसमें पूरा आदमी दिखाई देगा। आदम कद, आदम मतलब आदमी, कद मतलब हाइट, तो आदम कद आकार का होगा। तो जो रूप चित्रण या कहें जो पेंटिंग की ये जो शैली है, ये टेक्निक है, ये दिखाना चाह रही थी, ये बताना चाह रही थी, या फिर ये इसलिए आ रही थी क्योंकि लोग दिखाना चाह रहे थे कि भाई उनकी जीवन शैली कैसी ऐश्वर्यपूर्ण। ऐश्वर्यपूर्ण मतलब बिल्कुल रॉयल है। ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य मतलब होता है कि भाई जिसमें खुशी ही खुशी है, जिसमें आराम ही आराम है, धन संपदा पैसा है, और रौब है, दबाव है, लोगों पे उनका एक तरीके से पकड़ है। तो इस तरीके की जीवन शैली को दिखाने का जरिया था ये चित्र। अब इन चित्रों से आपको पता लग जाएगा। इसमें 2 शब्द आए हैं, जरा बता दो। रूप चित्र का मतलब होता है कि भाई ऐसे व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें चेहरे और हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा, ये चेहरे की ज़्यादा बात होती है। लेकिन उसके बाद जो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, यानी कि अभी जो शुरुआत जो हुई वो तो पोर्ट्रेट साइज फोटो, जैसे हम कहते हैं पासपोर्ट साइज फोटो होती। अब मैं आदम कद की बात कर रहा हूँ। आदम कद में क्या दिखाया जा रहा है, ये सब धनाढ़ शैली दिखाया जा रहा है कि पैसा है हमारे पास, आराम से एकदम आलिशान तरीके से रह रहे हैं। और जो रूप चित्र है वो पोर्ट्रेट, जो मैंने आपको ये बताना, ये पोर्ट्रेट तरीका हो गया। तो इस तरीके की अलग अलग चित्र है कि भाई रूप चित्र मतलब चेहरा दिखाई जाए, रूप चित्रण का मतलब ये होता है कि भाई पोर्ट्रेट साइज में, जैसे आजकल पासपोर्ट साइज फोटो आप कहीं लगाते हो उस तरीके से। लेकिन अब जो हो गया वो आदम कद वाली बात मैं कर रहा हूँ। तो रूप चित्रकारी इतनी ज़्यादा जैसे जैसे लोकप्रिय हुआ ये कि यूरोपियन रूप चित्रकार, मैंने कहा कि जैसे जहाँ जहाँ फ़ायदा होगा लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं कि भाई यार यहाँ पर आईटी का काम है, चलो यूएस चले। सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते हैं क्योंकि आईटी का, कंप्यूटर साइंस का सबसे पहला काम वहीं होता है या चीज़ें ईजाद वहीं होती हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो यूरोपीय आए उसमें से एक साहब आए जिनका नाम है योहान ज़ोफनी। ये जोहान लिखा हुआ है, इसको योहान ज़ोफनी बोला जाता है। और ये जो योहान ज़ोफनी साहब है, इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इन साहब का जन्म हुआ था जर्मनी में। उसके बाद है तो ये जर्मनी में जन्म हुआ था, लेकिन फिर ये आके इंग्लैंड में बस गए थे और फिर ये 5 साल के लिए भारत आए ये साहब, 5 ईयर्स। और ये कब आए थे? 1780 के दशक में आए थे, 1780 में। तो आपको मैं 2 चित्र दिखाऊंगा और एक चित्र इसमें ये वाला देखेंगे, चौथा, और दूसरा ये 5वां। तो ये दोनों चित्र मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, उसको देखिएगा कि इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। इसमें इन्होंने दिखाया कि जो भारतीय हैं वो नौकरों की तरह दिख रहे हैं। ओके, भारतीय नौकर दिख रहे हैं और यहां पर जो बंगले हैं या फिर इनका जो आलीशान व्यक्तित्व है, किसका? जो अंग्रेजों का, यूरोपियंस का, वो दिखाया जा रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ज़ोफनी साहब कि भारतीय जो है वो बेचारे दब्बू हैं। यहां पर आप एक चित्र देखिए, यहां पर देखिए एकदम दब्बू की तरह खड़े हुए हैं, राइट। और यहां जो बाकी लोग हैं, यहां ये बेचारा पानी डाल रहा है, ऐसे कोने में खड़ा हुआ है, कुछ चीज दे रहा है। बाकी सब आलीशान तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरीके से पैर फैला के बैठे हुए हैं या दम्भपूर्ण तरीके से खड़े हुए हैं। तो चित्र के बारे में बता देता हूं कि जो यहां पर आप देखिएगा, एक चित्र तो यहां पर ये खातिरदारी वाला, पहले ये बताता हूं आपको। तो ये कलकत्ता के ऑरियल और जो डैशवुड परिवार का चित्र है। ये योहान ज़ोफनी ने बनाया है, इन्हीं साहब ने बनाया है ये वाला चित्र। और इसमें खास बात ये है कि टॉमस डैशवुड का ये विवाह शार्लेट जूलिया ऑरियल से हुआ था और इसमें वो उस विवाह में अपने दोस्तों रिश्तेदारों की खातिरदारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को तो आप देख ही रहे हैं, इनकी सेवा कौन कर रहा है?
इनकी सेवा कर रहे हैं भारतीय लोग, नौकर चाकर इनके भारतीय थे। ये बताने की कोशिश है, पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा जो चित्र है वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए ये जो चित्र है इसमें अच्छा ये किसकी है, आपको किसका चित्र दिख रहा है? ध्यान से देखिए, यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, और यहां पर आप देखिएगा उनकी जो पत्नी है वो है बेल्वेडियर एस्टेट। उनका भी चित्रण किया है योहान जोफनी साहब ने। और आप देखें इसके यहां पर आपको महल दिख रहा है, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड होता है। और जो महिलाएं या लड़कियां जो हिंदुस्तानी हैं वो थोड़ा एकदम डार्क में दिखाई गई हैं और बिल्कुल कोने में छिप के दिखाई गई हैं, बिल्कुल एकदम इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें दी नहीं गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा अच्छा चित्रण उनका किया जा रहा है और ब्रिटिश लोगों को ऊपर दिखाया जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि कई ऐसी जगह थी जिनको अंग्रेज़ों ने या तो जीत लिया था या फिर अंग्रेज़ों ने कंट्रोल कर लिया था, तो वहां पर उन्होंने अपने रेसिडेंट तैनात कर दिए थे उस राज्य में, उस सल्तनत में। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ का जो राजा था वो पपेट बन गया था, क्योंकि सारा का सारा जो काम देखता था या फिर जिसका फैसला होता था वो तो रेजिडेंट था, है ना। जो रेजिडेंट था वो सारे फैसले करता था ब्रिटिश रूल के तहत। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये लोग जो थे इनमें एक्चुअल पावर तो रही नहीं। तो कई लोग ऐसे थे कि कई लोग जो थे वो रेसिडेंट के जो दखलंदाजी हो रही है, रेसिडेंट जो इसमें एक्टिव पार्ट प्ले कर रहा है इसको नियंत्रित करने में, इस राज्य को, कई लोग इसके विरुद्ध थे, उन्होंने इनका विरोध भी किया। लेकिन कई लोगों ने कहा कि ठीक है यार, ऐसा है कि ये इनकी ना जो श्रेष्ठता है, राजनीतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, मतलब ये पॉलिटिकल या फिर कल्चरल तरीके से हम अंग्रेज़ों को अपना नेता मान लेते हैं, राजा मान लेते हैं। ठीक है, जब हम इनको मान लेते हैं तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि जब हमने ब्रिटिशर्स को मान लिया तो फिर इनकी जो टेक्निक्स है, यानी कि जो शैलियाँ हैं, जो चित्रण की शैलियाँ हैं, और जो इनके गोरों के जो चाहत है, उनकी जो रुचियाँ हैं, उनको भी इन्होंने अपनाना शुरू कर लिया। यहाँ पर आप एक चित्र देखेंगे, ये है मोहम्मद अली खान साहब का। ये नवाब कुछ इस तरीके से थे जिन्होंने मान लिया कि जो भी ये ब्रिटिशर्स हैं उनको इन्होंने एग्री कर लिया, मान लिया, और उसकी उनकी शैलियाँ और जो बाकी चीज़ें थी उसको भी उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। तो हुआ ये था, इनके साथ मैं ज़रा इनका बैकग्राउंड बता दूं कि 1770 का दशक था, तो मोहम्मद अली खान साहब के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद ये पेंशन, कंपनी की पेंशन पे आश्रित हो गए। मतलब अब इनका सारा पावर चला गया, पैसा चला गया, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने कहा था ना कि ये लोग ये यूरोपियन शैली और यूरोपियन जो रुचियां हैं उनको अपनाने लगे थे, जबकि ये पेंशन पे थे। इसके बाद भी यहाँ पर देखिए आप, ये इनका नाम है टिली कैटल, और ये जो साहब देख रहे हैं इनका नाम है जॉर्ज विलिसन। कौन कौन हो गए? टिली कैटल और जॉर्ज विलिसन। तो यूरोपीय कलाकार थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप हमारा ये चित्र बनाइए। और जब ये मोहम्मद अली खान साहब का ये चित्र बनाया गया तो इन्होंने एक तो इंग्लैंड के राजा को, मतलब इंग्लैंड के जो क्राउन थे उनको, और साथ में जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, निदेशक, उनको ये बाकायदा ये अपनी चित्र भेंट किया इन्होंने। देखिए नवाब साहब जो है अपनी सत्ता तो खो चुके थे, है ना, इनके पास कोई पावर तो था नहीं। लेकिन ये अगर ये चित्र देखें, इसमें ये कितने रौब से खड़े हैं और कितने आलीशान तरीके से खड़े हैं, यानी चलो कहीं नहीं तो चित्र में ही हम बड़े बन जाते हैं, चित्र में ही हम नवाब दिखते हैं। ओके, तो ये ऑर्किड के नवाब मोहम्मद अली खान साहब है, ऑर्किड एक जगह है, और ये इसको बनाया है, देखिएगा कि एक चित्र है, ये तैल चित्र है, यानी ऑयल पेंटिंग है। ओके, तो अगर आप ये चित्र 6 में आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये बनाया है, और क्लियर दिखाया है कि जॉर्ज विलिसन साहब ने, इन्होंने बनाया है। और किस मुद्रा में, किस शाही अंदाज में, किस दम्भ से कि भी इनके पास भी पूरा ऐश्वर्य है, ये भी बड़े आदमी है, और लेकिन असली में क्या था, बेचारे पेंशन में थे, हार चुके थे। अब इतिहास को चित्रित करना, जो पुरानी चीजें हैं, जो चीज हो चुकी है, उसको उकेरना, उसको चित्र के रूप में दिखाना। तो इतिहास की चित्रकारी एक ऐसी श्रेणी थी, एक और ऐसी कला थी। और ये जो इतिहास की चित्रकारी, यानी एंशिएंट चीजों को, पुरानी चीजों को दिखाना, ये जो शैली है, इसमें क्या होता था कि जो भी इतिहास में हुआ, जैसे
1750 में ये हुआ, 1800 में ये हुआ, उसको नाटक के रूप में नाटकीय ढंग से ऐसे करके चित्रों में पिरोया जाता था या दिखाया जाता था। ओके, और ये चित्रण जो था बड़ा फेमस हो गया था, बड़ा इसका सम्मान किया जाता था, और उसका कारण ये था कि इससे जो लोग देखते थे ना उनको पता लग जाता था कि क्या हुआ है, इसलिए लोकप्रिय हो गया था। राइट। एक चीज देखिएगा कि जो भारत में अंग्रेजों की जो जीत हो रही थी, अंग्रेज जीत रहे थे, अब यहां पर जो ब्रिटिश चित्रकार हैं वो क्या करेंगे, वो ये क्या करते थे कि जो भी चित्रकार है, खासतौर पे जो यहाँ पर मुसाफिर आ गए, घूमने वाले आ गए, और एक तो मुसाफिर के ब्यौरे हो गए कि भाई हम जब गए थे तो वहाँ ये हुआ था, दूसरा था ये जो चित्र बने थे उसके आधार पे ये ब्रिटिश जनता जो थी या ब्रिटिश जो एक्चुअल लोग थे उनको ये दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो ब्रिटिश कार्रवाई हो रही है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो रही है या जहाँ भी हो रही है, वो कैसी है, और वो जो कार्रवाई है वो सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यानी ब्रिटिश राज को अच्छी छवि में अच्छी तरीके से, एक तरीके से क्या कहते हैं, पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो अंग्रेजों का यशगान, अंग्रेजों का प्रेज, अंग्रेजों के बारे में अच्छी बात करना इन चित्रों का मेन काम होता था। ओके, यहां पर कुछ चित्र आपको मैं दिखाऊंगा, कई लोगों के नाम आने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके मैं आपको ये जो है ना, ये चित्र बहुत सारी चीज़ बता रहा है, तो एक एक करके नाम आएंगे। यहाँ पर देखिएगा, पहली चीज़ देखिएगा कि ये जो चित्र है ये 1762 इसको बनाया है फ्रांसिस हेमन साहब ने। किन्होंने, पहले इनका चित्र देखिए, एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्रांसिस हेमन साहब है, उन्होंने ये चित्र बनाया है। ओके, 1762 में फ्रांसिस हेमन साहब ने ये चित्र बनाया। अब इसको, ये जो अभी जो रखा गया आगे चल के, वो है लंदन का जो वॉक्सहॉल गार्डन है, उसमें पब्लिक के लिए रखा गया। आपको याद है कि प्लासी हुई थी, ठीक है, 1757 में शायद हुई थी। तो जो प्लासी हुई थी इसमें नवाब सिराजुद्दौला साहब है, जो ये चित्र आप ये देख रहे हैं। ओके, और जो मैंने आपको कहा कि लंदन में जो वॉक्सहॉल गार्डन है वहाँ पर इसको रखा गया, तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये वॉक्सहॉल गार्डन है। तो इन्होंने जो चित्र बनाया ये वाला, वो रखा गया वॉक्सहॉल गार्डन में, और इसमें ये हुआ था कि जो प्लासी का लड़ाई हुई थी इसमें सिराजुद्दौला साहब है, ये हार गए थे, और जब ये हार गए थे तो ये जब इनकी जगह एक कठपुतली मीर जाफर, जिसको हम कहते हैं बैक स्टैबर, यानी कि बहुत बड़े ये साहब थे जिन्होंने इनको, मतलब बहुत बड़े साहब नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े, अब उनका शब्द कैसे मैं यूज़ करूँ, ये विश्वासघाती साहब थे, इन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया था, सिराजुद्दौला इसीलिए हार गए थे। तो मीर जाफर जो है, वो कहते हैं ना, कोई आपके साथ दगा करता है तो बोलते हैं यार तुम तो मीर जाफर हो, गाली की तरह इनका नाम यूज़ होता है। तो मीर जाफर जो है वो, उनको अंग्रेज़ों ने बना दिया था इनको हरा के, किसका नवाब, मुर्शिदाबाद का नवाब, यानी बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। ये साजिश में इन्होंने साजिश की थी अंग्रेज़ों ने, और इन्होंने ये साहब जो है दिख रहे हैं मीर जाफर ने मिलकर साजिश की थी, तब ये जीते थे। ओके, तो मीर जाफर को नवाब का जब ओहदा दिया जा रहा है या ओहदा दिया, तो हेमन साहब ने ये जो चित्र बनाया, इसमें आप देखेंगे कि ये एक तो आक्रमण किया किन्होंने, अंग्रेजों ने, और फिर जीत इनको मिल गई। ठीक, तो मीर जाफर और उनके सैनिकों द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की अगवानी का दृश्य, यानी ये मीर जाफर दिख रहे हैं, ये रॉबर्ट क्लाइव है, युद्ध हो गया है, उसके बाद का चित्र दिखाया जा रहा है। यही वो दिखाना चाह रहे थे कि अंग्रेज किस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, और ये यशगान का तरीका था। क्लियर हो गया? थोड़ा और देखिएगा, ये रॉबर्ट क्लाइव का चित्र है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव, इन लोगों ने ही मिलके इनको हराया था। उसके बाद फिर मीर कासिम भी बने। ये चित्र पूरा इस तरीके से दिखाया गया। ये मीर जाफर है, ये रॉबर्ट क्लाइव है। तो ब्रिटिश सैनिक का एक और जो एंशिएंट हिस्ट्री में हम जाते हैं और एक और चित्रण यहाँ पर देखेंगे, तो इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इस चित्र को दिखा दूं, फिर आपको थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े नाम की। ये नाम है हमारा टीपू सुल्तान साहब। टीपू सुल्तान मैसूर के, जिसे कहते हैं टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था इनको, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान करके दूरदर्शन में प्रोग्राम भी आया करता था, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उसमें सेरिंगपट्टनम बोलते थे उसको, लेकिन मतलब आज सेरिंगपट्टनम है वो, जैसे यहाँ पर क्लियर दिखाओगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे नाम चेंज हुआ उसका। तो पहली चीज़ समझ लीजिए, पहले इसका नाम था, वो था सेरिंगापाटम। फिर ये
श्रीरंगपट्टनम हुआ। यहाँ देखिएगा ये सेरिंगपाटम था, फिर अब श्रीरंगपट्टनम हो गया। ये इनकी राजधानी थी, मैसूर की राजधानी थी। तो ये सेरिंगपाटम पर अंग्रेज धावा बोल रहे हैं और इसको बनाया है कैर पॉटर साहब ने। किसने बनाया है? कैर पॉटर। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और अब देखिएगा कि जब टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है तो यहाँ पर ये टीपू सुल्तान ऐसे पड़े हुए हैं, इनका शव पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो ये लाइट है, जो लालटेन है बेसिकली उस जमाने में, तो लालटेन से इनको तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं, इनको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर है ये जनरल सर डेविड बेयर्ड। क्या नाम है? जनरल सर डेविड बेयर्ड। जब इनका टीपू सुल्तान साहब का शव मिला, इनकी जो कॉर्प्स जिसे कहते हैं, डेड बॉडी मिली, तो 4 मई 1799 का ये चित्र है और डेविड विल्की साहब ने बनाया है। तो क्या दिखा रहे हैं इसमें दोनों में ही ब्रिटिशर्स का एंशिएंट टाइम में किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को जीता, जगहों को जीता, लोगों को मारा, या फिर किसी तरीके से दूसरे कठपुतली की सरकार बनाई या कठपुतली नवाब बनाए, वो दिखाया गया। तो ये ब्रिटिश सैनिक कहाँ पहुंचे? वो उन्होंने जब सेरिंगपाटम, जो कि अब श्रीरंगपट्टनम है, उसको जीता, युद्ध हुआ था। आपको याद है कि ये मैसूर के टीपू सुल्तान साहब दिख रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त दुश्मन थे ये, किसके? अंग्रेज़ों के। और इनके पहले इनके जो पिताजी थे हैदर अली, वो भी ऐसे ही थे। तो बहुत सारे लड़ाई हुई है, 4 लड़ाइयाँ हुई, लेकिन फाइनली 1799 में सेरिंगपट्टम की लड़ाई हुई, जो आखिर लड़ाई हुई टीपू सुल्तान के लिए, क्योंकि वो मारे गए उसमें। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेज़ पूरी तरीके से चारों तरफ धावा बोल रहे हैं और अंग्रेज़ जो है सिपाही, ये टीपू के सिपाहियों को मार रहे, काट रहे, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। यहाँ पर ये दीवारें फांद रहे हैं, टीपू के किले पे जा रहे हैं और यहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये झंडा फहरा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ों की जीत का, इनकी विक्ट्री का यशगान हो रहा है, इन चित्रों से ये दर्शाया जा रहा है। ओके, तो एक तरीके से ये था कि भाई जब जीत होती थी तो भारत और ब्रिटेन दोनों ही, एक तरीके से ये अगर कोई जीत आप चित्र में दिखा देते हैं तो ये स्मृति में आ जाता है, दिमागों में लोगों के बस जाता है। और मैंने कहा ना, चित्र जो होता है वो 1000 से 10,000 शब्दों को बयान करता है। अब आप देखिए कि दरबारी कलाकारों का क्या हुआ। इसमें एक शब्द आने वाला है जिसका नाम है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र, भित्ति चित्र का मतलब होता है जो, जैसे अगर मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, इसके एक वॉल में आप चित्र बना दें, यहाँ पे इसको कहते हैं भित्ति चित्र, ठीक है, म्यूरल इसका नाम दिया जाता है। यहां पर आप देखिएगा ये बैटल ऑफ पोलीलूर इसका नाम आने वाला है, इसलिए बता रहा हूं कि ये पोलीलूर जगह मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कैसे आएगा बताता हूं पहले आपको। देखिए, जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान ने कहा कि भाई मैं पहले तो अंग्रेजों को किसी तरीके से रोकूंगा, है ना, पूरी कोशिश से रोकूंगा, और अंग्रेज लोगों को और अंग्रेज की जो परंपराएं थी उनको भी टीपू सुल्तान ने रोकने का काम किया। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि जो सांस्कृतिक परंपराएं अंग्रेजों की उसको मैं नहीं आने दूंगा। उन्होंने इसका विरोध किया। वो ये चाहते थे, टीपू सुल्तान ये चाहते थे कि जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, या कहें स्थानीय परंपराएं हैं, उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, उसको प्रोत्साहित किया। तो अगर सेरिंगपट्टनम आप देखेंगे, सेरिंगपाटम जो पहले था अब श्रीरंगपट्टनम हो गया है, उसकी जो महल है, अगर ये महल मान ले तो उनकी दीवारें हैं, उसमें भित्ति चित्र, म्यूरल जिसे मैं कह रहा हूं, भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पे पेंटिंग। ये जो पहले जो स्थानीय कलाकार करते थे उसी से उन्होंने करवाई। किन्होंने? टीपू सुल्तान। अगर आप जाएं कभी देखें तो अभी भी वो मौजूद है। तो 1780 इसमें क्या हुआ, एक पोलीलूर में बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ और उसका जश्न मनाया गया। और ऐसा जश्न मनाया गया क्यों? क्योंकि जो टीपू सुल्तान साहब हैं और जो हैदर अली इनके पिताजी हैं, उन्होंने अंग्रेजों को, इंग्लिश को बुरी तरीके से हराया, धूल चटाई बेसिकली। और उसके बाद यहां पर ये जो चित्र है, इसका चित्रण आप देखें, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, टीपू सुल्तान, मैंने जैसे बताया 1780 में जो पोलीलूर का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज सेना को हैदर अली और जो उसके फादर ही थे टीपू सुल्तान, उन्होंने हरा दिया। और फिर उसके बाद इसी का एक भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र मतलब ये जो महल के दीवारों पर भित्ति चित्र बना हुआ है, उस मतलब किसी कागज पे, किसी कैनवस पे नहीं बनाए, ये दीवार पे बना हुआ है। ओके, इसी तरीके से अगर आप मुर्शिदाबाद आ जाएं, बंगाल आ जाएं, बंगाल में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिराजुद्दौला साहब थे, फिर ये मीर
जाफर को बनाया किसी तरीके से, क्योंकि इनकी जो ये बेसिकली सेनापति थे इनके सिराजुद्दौला के। तो मीर जाफर साहब जो थे वो उन्होंने लड़ाई में पार्ट ही नहीं लिया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के साथ इनका पहले ही या फिर अंग्रेज़ों के साथ पहले ही था कि तुम इनको हरवाओ और हम तुम्हें बना देंगे यहाँ का नवाब। फिर किसी तरीके से, क्योंकि इनको लोकल काम भी करने थे, फिर इनको हटा के फिर इनको बनाया गया मीर कासिम। तो इसीलिए प्लासी हुई पहले, फिर आगे एक और लड़ाई हुई। तो मुर्शिदाबाद में थोड़ा अलग चीज़ यहाँ देखने को मिलता है कि जब सिराजुद्दौला साहब को हरा दिया गया, इन साहब को हरा दिया, तो इसमें इसके बाद मीर जाफर मीर कासिम ये कठपुतली सरकार बना, मतलब नवाब बिठा दिए। ओके, तो हुआ ये कि जो स्थानीय कलाकार थे उनको क्या किया गया, क्योंकि अब जो ये दोनों लोग हैं ये तो ब्रिटिश कठपुतली है या ब्रिटिश पपेट्स कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो स्थानीय कलाकार थे, दरबारी कलाकार थे जो इनके दरबार में थे, उनको कहा कि ऐसा है अंग्रेज़ों की चीज़ें तुम अपनाओ। तो अंग्रेज़ों की जो परंपरा थी, उनकी अभिरुचि थी, उनकी कला थी, उनकी टेक्निक थी, उसको इनके जो अंदर के कलाकार थे वो बनाएं, ऐसा उन्होंने प्रेरित किया कि इन्होंने, जैसे मीर कासिम हो गए, मीर जाफर हो गए। तो एक यहाँ पर आप चित्र देखेंगे, ये जो है ईद का चित्र है, ये ईद का जुलूस निकल रहा है। और यहाँ पर जो स्थानीय लघु चित्र कलाकार हैं, इन्होंने जो यूरोपियन शैली थी, यूरोपियन टेक्निक थी, उसे कहते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जैसा जो चीज़ दिखती है उसी तरीके से दिखाई जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें यूज हुआ है परिपेक्ष विधि, जिसे हम पर्सपेक्टिव विजन कहते हैं। तो जो चीज़ दूर है वो छोटी दिखाई देंगी, यहाँ के लोग छोटे दिखाई दे रहे हैं, और जो चीज़ पास में है, मतलब आपके पास जो चीज़ है, जो लोग हैं या फिर सामान है या फिर जानवर इसमें देख रहे हैं, वो आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं और बाकी चीज़ें छोटी दिखाई दे रहे हैं। इसी को हम परिपेक्ष विधि कहते हैं, पर्सपेक्टिव कहते हैं। यानी पीछे की चीज़ें, दूर की चीज़ छोटी दिखाई दे और पास की चीज़ बड़ी दिखाई दे। तो जो यहाँ के दरबारी कलाकार थे, ख़ासतौर पे मीर कासिम और मुर्शिदाबाद के जो मीर जाफ़र है, उन लोगों के जो दरबारी कलाकार थे, उन्होंने यूरोपियन टेक्निक्स को अपनाया और फिर उसके बाद उन्होंने नज़दीक और दूर दिखने वाली चीज़ों का बोध कराती हुई ऐसी चित्र बनाई। और यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर इनकी परछाई भी दिख रही है आपको, ये परछाई दिख रही है ना आपको, ये तो परछाई दिखाया ताकि थोड़ा सा यथार्थ तरीके से, थोड़ा एक्चुअल तरीके से चित्र दिखाई दे कि भाई हाँ, रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया। ओके, अब हुआ ये कि अगर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है तो जो स्थानीय लोग हैं, उनके पास, स्थानीय रियासत है, उनके पास तो कुछ बचता नहीं है। वो कैसे खर्चा उठा पाएंगे? जैसे मान लीजिए एक रियासत है, अब यहाँ का राजा हार गया, अब यहाँ के जो कलाकार हैं उनका खर्चा राजा कैसे उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा ना, ये धन संपत्ति तो खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, ये अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते थे। ये बेचारे क्या करते हैं, इनके पैसा रोटी तो कमानी है ना। मैं परिपेक्ष विधि थोड़ी और बता दूं आपको, क्योंकि ना ये ज़रूर पूछा जाता है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें दूर की चीज़ छोटी और सामने की चीज़ बड़ी दिखाई देती है। इसी को हम जिससे हम एक रेखाएं बनाए, पर्सपेक्टिव विजन होता है। ओके, क्योंकि इसमें रेखाएं जो होती हैं वो स्ट्रेट जाती हैं और आगे जाके विलीन होने लगती हैं, अगर आप फिजिक्स की बात करें तो, राइट। ये चित्र मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये ईद के जुलूस का, ये मुर्शिदाबाद के नवाब जो मुबारक दौला है, सैलानी ब्रिटिश कलाकार जी फेरिंगटन साहब ने बनाया हुआ है। और ये तैल चित्र है, तैल चित्र मतलब ऑयल पेंटिंग है, उसकी नकल देख रहे हैं आप। ये इसका जो फेरिंगटन साहब ने बनाया, उसका रेप्लिका बनाया, मतलब उसका वो जो तैल चित्र था उसका स्थानीय दरबारी लोगों ने, जो यहाँ पर इनके मुर्शिदाबाद के स्थानीय कलाकार थे, उन्होंने इसका रेप्लिका बनाया। ये एक्चुअल चित्र जो है, अगर इसका ये एक्चुअल चित्र नहीं है, एक्चुअल चित्र तो इन साहब ने बनाया था, जी फेरिंगटन साहब ने, उसी का इन्होंने एक तरीके से अनुकरण किया। अब अंग्रेज अफसर ये बनाना चाहते थे, या अंग्रेज अफसरों को ये समझ में आने लगा था कि भाई जब वो यहाँ पर आए, इंडिया आए, तो यहाँ जो जीवन था वो वैसा नहीं है जो वो इंग्लैंड में बैठ के सोचते थे, कि इंग्लैंड में बैठ के सोच रहे हैं कि इंडिया में ऐसा होता होगा। तो वो ऐसे चित्र बनाना चाहते थे कि भाई जिससे इंग्लैंड के लोगों को बताया जा सके या भारत को समझा जा सके। ओके, मतलब यहाँ से वो ऐसे चित्र लेके जाएं जिससे पूरा जो यूरोपियन वर्ल्ड है वो जान सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर पौधे, जानवर, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो स्मारक है, यहाँ जितने भी त्यौहार होते थे, या जुलूस होते थे, प्रोसेशंस होते थे, व्यवसाय जितने हैं, या आप कहें जो दस्तकारी जाति जितनी है, समूह कितने हैं, समुदाय कितने हैं, इन सब की चित्र बनाने लगे।
ओके। अब ये इस तरीके का जो इंडियन कल्चर या इंडियन पैनोरामा या जहां हिंदुस्तान की चीज़ें दिखाने की बात हो रही है, इसको बहुत जल्दी लोगों ने इसको खरीद लिया, खासतौर पे ब्रिटिश लोगों ने खरीद लिया, और इसी को हम कंपनी चित्रों के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंपनी पिक्चर्स के नाम से जानते हैं। नई भारतीय लोक कला, अब इसको हम देखेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।